Everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic for BA Part 3rd, Paper 1, and the topic is Vishisht Balak, that is exceptional children. Let's start. मनोविज्ञान के विकास से पूर्व समस्त बालकों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था, अर्थात सभी बालकों को सामान्य माना जाता था। लेकिन जो बालक सामान्य से बहुत अधिक भिन्न होते थे उन्हें असामान्य बालक एबनॉर्मल चाइल्ड कहा जाता था। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि दो बालक कभी भी समान नहीं होते। अधिकतर बालक समूह औसत से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता आनुवंशिकता या वातावरण में पर्याप्त असमानता के कारण होती है। इस भिन्नता के कारण बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा अन्य गुणों में सार्थक अंतर पाया जाता है। कुछ बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक गुण पाए जाते हैं तथा कुछ बालकों में कम मात्रा में, परंतु अधिकांश बालकों में गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, उन्हें सामान्य बालक कहते हैं। जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम गुण पाए जाते हैं उन्हें सामान्य रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः विशिष्ट बालक वह हैं जो अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों में अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं। जिनमें समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बुद्धि, शरीर, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी भी एक से अधिक क्षेत्रों में संबंधित हो सकते हैं। तो ये थी विशिष्ट बालकों की परिभाषा। अब इनका वर्गीकरण। इनकी निम्न श्रेणियाँ होती हैं: शारीरिक अक्षमता युक्त बालक, मानसिक अक्षमता बालक, दृष्टि अक्षम बालक, बहरापन, अधिगम असमर्थता बालक, संवेगात्मक शुद्धता बालक, बाल अपराध बालक, प्रतिभाशाली बालक। परंतु हमारे कोर्स के हिसाब से सिर्फ 4 की बेसिक जो नॉलेज है वो मांगी गई है, तो उसमें हम जो 4 ले रहे हैं आज वो है शारीरिक अक्षमता युक्त बालक, मानसिक अक्षमता युक्त बालक, दृष्टि अक्षम बालक दैट इज अंधापन, बधिर बालक, बहरापन। तो एक एक करके अब इनको हम चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं शारीरिक अक्षम बालक। शारीरिक अक्षमता वाले बालकों को दोषपूर्ण अंग वाले बालक, विकलांगिक, अक्षम या बीमार बालक भी कहा जाता है। सामान्यतः यह बालक जिनका शारीरिक दोष उसको असाधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखता है, शारीरिक क्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। इन बालकों में मानसिक दृष्टि से किसी प्रकार की न्यूनता नहीं पाई जाती है, किंतु शारीरिक दोष के कारण समुदाय के बीच सामाजिक स्वीकृति में कठिनाई उठानी पड़ती है। इन बालकों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। गत दशकों में विज्ञान की प्रगति ने शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए अनेक प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। अब है शारीरिक अक्षम युक्त बालकों के प्रमुख प्रकार। पहला है अंधे कमजोर वाले बालक। अंधे और कमजोर नज़र वाले बालक सामान्य बालकों के समय जीवन में समायोजन नहीं कर पाते। ये बालक अंधेपन के कारण प्राकृतिक सौंदर्य एवं जीवन में आनंद उठाने की इच्छा से वंचित हो जाते हैं। इनकी शिक्षा के लिए हमें इन बालकों में शिक्षा के विकास के लिए इनका पाठ्यक्रम एवं विद्यालय पृथक होने चाहिए। कक्ष में उपयुक्त प्रकाश और ब्लैक बोर्ड के स्थान की स्थिति उपयुक्त होना चाहिए। जिन बालकों की नज़र बहुत कमज़ोर हो या आंशिक रूप से अंधे हो उन्हें बड़ी छपाई वाली पुस्तकें या ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाना चाहिए। इन बालकों के लिए नक्शों, डायग्राम, ग्राफ आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन बालकों के प्रति समाज, अध्यापकों एवं साथियों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो। कम सुनने वाले बालक, हार्ड हियरिंग चिल्ड्रन। इन बालकों को सामान्य बालकों की अपेक्षा सुनने में कठिनाई आती है। ये पूर्णतः बधिर तो नहीं होते हैं, किंतु इनकी श्रवण शक्ति जो है कमज़ोर होती है, जो किसी वंशानुगत बीमारी, दुर्घटना या वातावरण दोष के कारण भी हो सकती है। इन बालकों को अलग पृथक विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है। कम सुनने वाले बालकों के लिए भाषा चिन्ह, श्रव्य दृश्य विधि, श्रवण विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। नक्शे, ग्राफ आदि पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है और इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। फिर आता है वाणी दोषों से युक्त बालक। इस वर्ग में हकलाने, तुतलाने, नाक से बोलने वाले, कर्कश स्वर में बोलने या रुक रुक कर बोलने वाले बालकों को सम्मिलित किया जाता है। संभवतः बालकों को तनावयुक्त वातावरण में तनाव
युक्त वातावरण से दूर रखा जाए। बालकों को संतुलित और पौष्टिक आहार देना चाहिए। दोष मुक्ति के लिए उपयुक्त चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। बालकों को गलत बोलने पर डांट कर या ठीक ठाक बोलने का अभ्यास कराना चाहिए ताकि वाणी दोष जो है उनका थोड़ा कम हो सके। फिर आता है अपंग बालक। अपाहिज, लूले, लंगड़े या हड्डियों से दोषयुक्त बालक अपंग बालक होते हैं। बालकों में अपंगता जन्मजात किसी अन्य रोग का प्रभाव या जहरीली वस्तु के सेवन से भी हो सकता है। इनकी मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए इन माता पिता और शिक्षकों को इनके साथ सामान्य बालकों के सामान्य व्यवहार करना चाहिए। इनके उपचार पर गंभीरता से विचार करते हुए चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। सरकार को इस प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा केंद्र खोलने चाहिए। इन्हें उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहिए। फिर आता है नाजुक बालक, डेलिकेट चिल्ड्रंस। नाजुक बालकों में प्राय शरीर में कमजोर, रक्त अल्पता, हृदय का कमजोर, सांस फूलना आदि के लक्षण विद्यमान होते हैं। खेलकूद आदि में ऐसे बालकों की अवहेलना कर दी जाती है क्योंकि इन्हें प्राय शीघ्र रुकावट या थकावट का अनुभव होता है। माता पिता ऐसे बालकों के लिए चिंतित रहते हैं और कठोर कार्य करवाने से डरते हैं। विशेष देखभाल और संतुलित भोजन की मदद से नाजुकता की समस्या से मुक्ति पाई जाती है। शारीरिक अक्षमता युक्त बालकों की सामाजिक स्वीकृति अपेक्षाकृत कठिन होती है। शारीरिक दोषों से युक्त बालकों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे इनका व्यक्तित्व विकास सही ढंग से नहीं हो सकता और सामाजिक समायोजन में परेशानी आती है और इनका भविष्य जो है थोड़ा दुखद और चिंता में हो जाता है। तो इन बालकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और माता पिता और शिक्षकों को इन पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। तो ये थे शारीरिक असक्षम बालक। अब आता है मानसिक क्षमता युक्त बालक, यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं। मानसिक रूप से अक्षम बालकों का तात्पर्य उन बालकों से है जो मंद बुद्धि के होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। इन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालक या मानसिक निरुद्धता से युक्त बालक के रूप में पहचाना जाता है। मानसिक अक्षम बालकों को अपनी मंद बुद्धि के कारण सामाजिक स्वीकृति पाने में कठिनाई होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सहजता से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मंदबुद्धिता सभी बालकों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ बालकों में मंदबुद्धिता बहुत अधिक पाई जाती है तो कुछ में कम। बुद्धि लब्धि यानी IQ के आधार पर मंदबुद्धिता के स्तर को मापा जाता है। सामान्यतः जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक माना जाता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। इनको 3 वर्गीकरण है: मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि। मूर्ख, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है उन्हें मूर्ख या मोरॉन कहा जाता है। ये जीवन पर्यंत मूर्ख रहते हैं। इनकी बुद्धि 7 से 10 साल के बालक की भांति होती है। भले इनकी उम्र 50 साल हो जाए लेकिन ये 7 से 10 वाले बालकों की तरह ही कार्य करते हैं। पढ़ने लिखने की सुविधा दी जाए या इनके ऊपर कुशल शिक्षक नियुक्त की जाए तो ये थोड़ा बहुत कुछ सीख पाते हैं। इन बालकों में स्मरण शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति काफ़ी कम होती है, परंतु ये मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने खाने लायक हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें शिक्षा पाने वाले मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा है। अब आता है मूढ़। जिन बालकों का IQ बुद्धि लब्धता 25 से 50 तक पाई जाती है उन्हें मूढ़ के अंतर्गत रखा जाता है। इनके जीवन काल में बौद्धिक व मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह होता है। ये आजीवन 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह व्यवहार करते हैं। पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता, परंतु कुछ सामान्य कार्य अवश्य सिखाए जा सकते हैं, जैसे भेड़ बकरियां चराना, बोझा उठाना, मजदूरी करना, खड्डा खोदना। तो इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहा है। प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धिक बालक कहा जाता है। फिर आता है जड़ बुद्धि। मानसिक दुर्बलता की दृष्टि से ये सर्वाधिक मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। इनका जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वो 25 से भी कम होती है। इनका जो मानसिक विकास है 2 वर्ष के बालकों की भांति रहता है और ये पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। खाना पीना, सोना, नहलाना और भी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये जीवन यापन में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। उचित देखभाल के अभाव में विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट मंद बुद्धि के बालकों का भी प्रकार है, जैसे मंगोलिज्म।
संपूर्ण जगत में इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता सबसे अधिक पाई जाती है। इनकी जो बनावट है वो मंगोल जाति से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम मंगोलिज्म रखा गया। छोटे हाथ पैर, इनकी आंखें छोटी, नाक चपटी, होठ पतले सूखे, पलके मोटे, मुंह पर तिरछापन, गर्दन छोटी तथा हाथ पैर बड़े होते हैं। दांत छोटे एवं बेडौल होते हैं। आवाज रूखी, भारी एवं मोटी होती है। और आईक्यू, इनका जो बौद्धिक स्तर है वो 40 से 50 के बीच में होता है। उचित प्रशिक्षण देने पर ये कुछ कार्य सीख पाते हैं। इनके जो ये मंदबुद्धिता, इसके कारण दो होते हैं: अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन होने से या पीयूष ग्रंथि का अनियमित ढंग से कार्य करने पर। जिन माता पिता की आयु अधिक हो जाती है उनके जो जन्मे बच्चे हैं उनमें मंगोलिज्म पाया जा सकता है, संभावना प्रबल रहती है। इसलिए अधिक उम्र में गर्भ धारण करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। फिर आता है क्रेटिनिज्म। जिन बालकों की बुद्धि लब्धता 25 से 50 के बीच होती है, लंबाई 3 से 3.5 फीट के अंदर रहता है, बौनापन, चेहरा भावहीन, धड़ अधिक विकसित और हाथ पैर इनके छोटे होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्रेटिनिज्म की समस्या जो आ जाती है। फिर आता है हाइड्रोसेफेली। इनका सिर बड़ा, सर की जो परिधि है वो 28 इंच या इससे अधिक होती है, बहुत बड़ा सिर होता है इनका। और चेहरा छोटा, सिर पीछे की ओर अधिक विकसित होता है और आगे की तरफ कम। सुषुम्ना नाड़ी में जो तरल पदार्थ होता है उसके अधिक स्रावन के कारण ऐसी स्थिति देखी जाती है। माइक्रोसेफेली, इनका सिर बहुत ही छोटा होता है, सिर की परिधि जो है 17 इंच से भी कम होती है। सिर पतला और त्रिकोणाकार होता है, ललाट सामने से चपड़ा होता है। और गर्भकालीन बीमारी में, यानी जब गर्भावस्था होती है तो अधिक एक्सरे करवा लिया या कोई संक्रमण हो गया माता को, तो बच्चे जो है माइक्रोसेफेली से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये थे कुछ मानसिक अक्षमता युक्त बालकों की वर्गीकरण यानी विभाजन। अब आता है कि लक्षण क्या क्या है। मानसिक अक्षम बालक के लक्षण: इनकी शैक्षिक निष्पत्ति सामान्य बालक से कम होती है। इन बालकों का सामाजिक या भावनात्मक व्यवहार सामान्य बालक से भिन्न होता है। निम्न बुद्धि स्तर के होते हैं। इनमें संचय शक्ति के अभाव के कारण बाहरी बोझ, जटिल समस्याएं सरलता से सहन नहीं कर पाते हैं। सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है। बार बार निर्देशन देने पर भी ज्ञान कराना कठिन होता है। वंशानुक्रम या वातावरण के कारण मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति अति निर्बल होती है। फिर आता है पहचान कैसे करेंगे। व्यक्तिगत शैक्षिक निष्पत्ति मानसिक रूप से अक्षम बालक की पहचान का प्रबल मापदंड है। व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि विषयों में ये सूक्ष्म नियमों को समझने में अयोग्य होते हैं। इन बालकों के दांत देर से निकलते हैं। बालक बोलना देर से सीखते हैं और तर्क नहीं कर पाते हैं। निरीक्षण और स्मरण शक्ति निर्बल होती है। ये अपने आवेगों को रोकने में असमर्थ होते हैं तथा इनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। कारण इनके वंशानुक्रम कारण हो सकते हैं। गर्भकालीन अवस्था में संक्रामक बीमारी हो गई है अगर माता को, तो माता पिता की अधिक आयु, अपरिपक्व जन्म अवस्था, गर्भकालीन अवस्था में नशीले पदार्थों का सेवन अगर माता द्वारा किया जाता है, जन्म के समय अगर माता को कोई आघात लग गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, गर्भकालीन एक्सरे करवाने से भी ऐसा हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन होने से, पारिवारिक वातावरण कलह कलेशपूर्ण हो, पौष्टिक व संतुलित भोजन का पूर्ण अभाव हो, सांस्कृतिक वातावरण सही ना हो और शैक्षिक वातावरण ना के बराबर हो, तो ऐसे में मंदबुद्धि बालकों का जन्म हो सकता है। अब आता है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। इनके लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। इनको स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण देना चाहिए। खेल का प्रशिक्षण दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षाओं का प्रशिक्षण दे सकते हैं। उन्नत शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इनके जो शिक्षण विधि है उसमें 2 तरह की विधि प्रयोग में लाई जाती है शिक्षा के रूप में, मेनली डिक्रॉली विधि और मॉन्टेसरी विधि। डिक्रॉली विधि में शारीरिक क्रियाओं के परिष्कार एवं प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों व मांसपेशियों पर संतुलन स्थापित करना सीख ले, उसे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। और जबकि मॉन्टेसरी जो विधि है इसमें ज्ञानेंद्रियों
की सहायता से विकास पर अधिक बल दिया जाता है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियां सामान्य बालकों की तरह विकसित नहीं होती है, तो ऐसे बालकों को पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक जोर न देकर इनको ज्ञानेंद्रिय ज्ञान की सहायता से कुछ चीज़ों को सिखाया जाता है। इसमें संगीत, गीत, नृत्य, चित्रकला, दस्तकारी जो है वो प्रमुख होती है और इन्हीं क्षेत्रों में इनको शिक्षा जो है दी जाती है। इनका जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। बालकों का होना चाहिए और बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक विकास अच्छी तरह से हो सके। इनको आत्मविश्वास से पढ़ाना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए ताकि ये कुछ सीख सके। विद्यालय जो है, इनके अलग से विद्यालय इनकी स्थापना होनी चाहिए, जहाँ पर एक ट्रेंड जो शिक्षक हैं उनके द्वारा इनको शिक्षित करना चाहिए। इनके सर्वांगीण विकास में जो है जो मनोचिकित्सक हैं वो योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ इन बालकों का समायोजन कराने में उचित देखभाल करनी चाहिए। अब आता है कि योजनाएं कौन कौन सी हो सकती है। इन बालकों के लिए निर्मित भवन में प्रकाश, खिड़की, बैठक की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये इस तरह की योजना से इनकी जो क्लासेस हैं वो बनानी चाहिए। अक्षम बालक के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की आवश्यकता होती है। इनके निरीक्षक जो है एक नियुक्त किया जा सकता है जो सहायक के रूप में इनके हमेशा साथ रहता है। निरीक्षक अध्यापक को उन तथ्यों से अवगत करा सकते हैं जो बालकों के विकास के लिए आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तथा परामर्शदाता की भूमिका भी इन बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इन बालकों की सामाजिक समायोजन, मानसिक बीमारियों से रोकथाम, व्यक्तिगत परामर्श तथा व्यावसायिक परामर्श के क्षेत्र में सहायक होते हैं। तो ये था मानसिक अक्षम बालक की चर्चा। अब आता है दृष्टि से अक्षम बालक, यानी जो विजुअली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन है। दृष्टि अक्षम बालक अंधे और कमजोर नजर वाले होते हैं जिन्हें देखने, चलने फिरने, पढ़ने लिखने तथा व्यावसायिक क्रियाएं संपन्न करने में कठिनाई होती है। मानव मस्तिष्क में अधिकतम सूचनाओं का संग्रह दृष्टि के माध्यम से होता है। दृष्टि अक्षम बालक मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। सामान्य दृष्टि अक्षम बालकों को 3 वर्गों में रख सकते हैं। औसत दृष्टि से भिन्न बालक, अत्यंत गंभीर दृष्टि दोष बालक और पूर्णतया अंधे बालक। पहला आता है औसत दृष्टि से भिन्न बालक। इन बालकों का चिकित्सीय उपचार संभव है। उपचार से भी इनकी दृष्टि की सुधार लाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप ये सामान्य बालकों के साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। अत्यंत गंभीर दोष दृष्टि वाले बालक चिकित्सीय उपचार के बावजूद या चश्मे की मदद से भी ये सामान्य बालकों के समान नहीं देख पाते हैं, किंतु उन साधनों की मदद से ये उचित लाभ उठा सकते हैं जो कि अंधे बालकों के लिए उपलब्ध होते हैं। पूर्णतः अंधे बालक ये किसी भी तरह के इलाज या चश्मे की मदद से देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अब जो ये बालक हैं इनके लिए जो शिक्षा है उसमें प्रयास करते हैं, तो कम देखने बालकों की शिक्षा का और अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग होती है। पहले लेते हैं कम देखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए प्रयास। इन बालकों की शिक्षा के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना आवश्यक है। यदि इनके लिए सरकारी या निजी स्तर पर पृथक विद्यालय चलाए जाएं तो अच्छा प्रयास होगा। संख्या बालकों की अधिक नहीं होनी चाहिए कक्षा में। विशेष कक्षाओं के आयोजन की विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। कम देखने वाले बालकों के लिए प्रथम पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। कम देखने वाले बालकों के लिए पुस्तकें 18 या 24 पॉइंट टाइप में ना हो। प्रिंट साफ और व्यापक होना चाहिए और बड़े अक्षरों में होना चाहिए। कक्षा की छतें सफ़ेद और दीवारें हल्के रंग की होनी चाहिए। इन बालकों के लिए उपलब्ध फर्नीचर आरामदायक और हल्का होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक आसपास के गांव मिलकर सहकारिता पर आधारित विद्यालय का निर्माण करा सकते हैं। सरकार की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब आता है अंधे बालक की शिक्षा व्यवस्था। दृष्टि एक्यूटी जो एबिलिटी है 20/200 से कम होने पर या इसी प्रकार की अन्य अक्षमता होने पर बालक अंधा होता है। अंधे बालक को जीवन के सभी आवश्यक कार्यों को संपन्न कराने के लिए दूसरी इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। नेत्र चिकित्सक की सलाह से बालक का उपचार कराना चाहिए। वर्तमान में नेत्र जांच की आधुनिक विधियां और उपकरण प्रचलन में हैं। अंधे बालकों की शिक्षा के लिए पृथक से स्कूल खोले गए हैं। इन्हें सामान्य बालकों से अलग शिक्षा दी जा सकती है। अंधे बालकों के लिए को सामान्य बालकों के समान उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। अंधे बालकों की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि जो है अधिक प्रचलित है।
इनमें कागज पर बिंदु उभरे हुए होते हैं जिन्हें हाथ से छूकर इस पढ़ा जाता है। इस विधि से अपेक्षाकृत धीरे धीरे पढ़ा जाता है क्योंकि स्लो प्रोसेस होता है। चित्रों और प्रतिमानों का अंधे बालकों के लिए विशेष महत्व नहीं है क्योंकि वे देख नहीं सकते। बोलने वाली पुस्तकों से इन्हें ज्ञान कराया जा सकता है। ब्रेल से बालक पढ़ और लिख सकता है। स्लेट से भी लिखना सिखाया जाता है। देखने की अक्षमता के कारण ये रचनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते, अतः इन्हें मॉडलिंग कराई जानी चाहिए। नाटक, संगीत, गायन की अच्छी आदतों के माध्यम से इनका सामाजिक समायोजन बढ़ाया जा सकता है। इन्हें दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। ब्रेली शिक्षा के माध्यम से इस कार्य में उपयोगी हो सकती है। अंधे बालकों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से तैरना, नाव चलाना, कुश्ती लड़ना भी सिखाया जा सकता है। गृह कार्य और हस्त कार्य में निपुण कराया जा सकता है। इनमें कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं करके सीखने पर ही इनमें आत्मविश्वास आता है। इनको सुनकर, चखकर, सूंघकर वातावरण को समझने का प्रयास कराना चाहिए। इसमें उचित निर्देशन आवश्यक है। इसके लिए जो प्रशिक्षित जो अध्यापक है उनकी ज़रूरत पड़ती है। परिवार, समाज और अध्यापकों की ये 3 बातें होनी चाहिए। बालकों को जीवन का वास्तविक ज्ञान कराएं, उनमें आत्मविश्वास जागृत करें और उनमें यह भावना जागृत करें कि वे अन्य सामान्य बालकों के समान ही है। तब ऐसे बालकों का समायोजन आसानी से किया जा सकता है। अब आता है लास्ट, बहरापन, यानी जो सुनने में बाधित बच्चे होते हैं। कान और नेत्र 2 ऐसी महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं जिसके बिना शिक्षा देने और ग्रहण करने में कठिनाई होती है। श्रवण शक्ति से कथन को सुनकर आसानी से याद रखा जा सकता है। यह अधिगम मानसिक विकास और भाषा विकास का सशक्त माध्यम है। कान से कम सुनने वाले या बहरे बालकों को सामान्य बालकों के समान शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा अधिक प्रभावशाली नहीं होगी। इस प्रकार के समस्त बालक जिन्हें सुनने के संबंध में कठिनाई है, श्रवण शक्ति युक्त बालक, और उस स्थिति को बहरापन कहा जाता है। ऐसे बालकों को 3 प्रकार के कैटेगरीज में रखा जाता है। पहला, किंचित श्रवणक्षय बालक। सामान्यतः बातचीत का स्तर 65 डेसिबल होता है। ऐसे बालक 54 डेसिबल तक की ध्वनि को भी सुन नहीं पाते हैं। मंद श्रवणक्षय बालक, ये बालक 65 डेसिबल स्तर पर बोलकर भी नहीं सुन पाते हैं। ये बालक थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। गंभीर श्रवण शक्ति युक्त बालक, जिनमें 70 से 90 डेसिबल श्रवणक्षय होता है, ये काफ़ी ऊंचा बोलने पर ही सुनते हैं। गहन श्रवण शक्ति युक्त बालक, इन बालकों में श्रवण से 90 और अधिक डेसिबल स्तर का होता है। ये बहुत अधिक ऊंचा बोलने के बावजूद सुन नहीं पाते हैं। डेसिबल एक तरह से सुनने की क्षमता जो है वो डेसिबल्स में नापी जाती है, और ये जितनी डेसिबल कम होती है उतना जो है स्तर सही रहता है। जैसे जैसे डेसिबल्स की मात्रा बढ़ती है, ये सुनना जो है कम हो जाता है। श्रवण शक्ति युक्त बालकों की पहचान कैसे करेंगे? श्रवण शक्ति की पहचान ऊंचे बोलने से सरलता से पता लग जाती है, लेकिन सही शक्ति का पता श्रवण यंत्र द्वारा ही उचित रहता है। इसके लिए श्रवण मापक यंत्र ऑडियोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। अध्यापक के साथ नियमित अंतःक्रिया द्वारा भी इन बालकों की पहचान की जा सकती है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश के समय तथा माता पिता द्वारा बच्चे के जन्म के समय तथा विभिन्न आयु वर्षों में श्रवण शक्ति की जांच करा लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। श्रवण शक्ति के बालकों की पहचान हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कारण। जन्म समय के कारण, यानी जब जन्म लेता है बच्चा तब। जननिक कारण, यानी जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं। श्रवण संबंधी दोषों का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता है। जिन बालकों के माता पिता में श्रवण दोष होता है तो हो सकता है कि उनके बच्चों में भी ये दोष आ जाए। जर्मन खसरा, ये तरह की बीमारी है जो 1960 में फैली थी। खसरे से पीड़ित गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके बच्चों में बहरापन देखा गया है। असामयिक प्रसव, प्रीमेच्योर डिलीवरी अगर हो जाएगी तो श्रवण दोष हो सकता है। असुरक्षित प्रसव यदि हो जाए तो रक्त का विकृत संचार हो या रक्त प्रवाह बढ़ जाए या ऑक्सीजन की अल्पता हो जाए तो भी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ये तो थे जन्म के समय के कुछ जो कारण हो जाते हैं, तब ये श्रवण क्षमता जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। जन्म के पश्चात
अगर कोई बीमारी हो जाए, जैसे कान में कोई पस पड़ जाए, मवाद हो जाए, कुकर खांसी हो जाए, चेचक, मोतीजरा, कनफड़ा, खसरा आदि रोग हो जाए बच्चे को, तो श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है। कोई दुर्घटना हो जाए और कान में कोई पैनी चीज लग जाए तो दोषयुक्त बालकों की बहरापन हो सकता है। उच्च ध्वनि, निरंतर उच्च ध्वनि के संपर्क में रहने से भी बहरापन आ जाता है। और वृद्धावस्था में शारीरिक तंत्र कमजोर पड़ जाते हैं, तब भी बहरापन व्यक्ति में देखा जाता है। श्रवण शक्ति युक्त बालकों की शिक्षा। इन बालकों के शिक्षा के लिए निम्न तकनीकें उपयोग हो सकती है। पहला है संप्रेषण तकनीकें, कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इस प्रकार के बालकों के समक्ष संप्रेषण की समस्या आती है। सुनने में असमर्थ होने के कारण विद्यालय की पढ़ाई को समझ नहीं पाते हैं, अतः ज्ञान का पूर्ण अधिगम नहीं हो पाता है। अतः निम्न संप्रेषण तकनीकें अपनाई जा सकती है। पहला, चिन्ह भाषा। बधिरों और अधिक ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब विशेषज्ञ चिन्ह भाषा को प्रभावित करने में लगे हैं ताकि अधिकतर स्कूलों में इन्हें दिखाया जा सके और प्रयोग में लाया जा सके। ओष्ठ पठन, जैसे होठ होते हैं जो हमारे, लिप रीडिंग। इस व्यक्ति में बालकों को होठों के हिलाने और गति के आधार पर शब्दों को समझने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। संकेत भाषा, इस संप्रेषण विधि में होठों को पढ़ने के साथ साथ हाथ और मुंह के जो हिलाने हैं, हाथ और मुंह हिलाए जाते हैं, उनसे भी हाथ को मुंह के पास ले जाके हिलाया जाता है, तो इससे एक तरह की व्याकरण बनती है जो कि इन बच्चों को समझने में आसानी रहती है। स्पर्श विधि, टच करके भी, यानी स्पर्श करके भी बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है और बातों का संप्रेषण किया जा सकता है। तो ये थी संप्रेषण तरीके। दूसरा आता है शिक्षण तकनीकें। श्रवण शक्ति युक्त बालकों के लिए निम्न शिक्षण तकनीकें उपयोग में लाई जा सकती है। शिक्षण विषय वस्तु को सहायक सामग्री जैसे आकृतियों, चित्रों, संकेत आदि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इन बालकों को पृथक से नोट लेने व्यक्ति प्रदान किया जाना चाहिए जो कि इन बालकों के साथ उस विषय का ज्ञान करा सके। श्रवण शक्ति युक्त बालक के लिए सहपाठी भी आवश्यक नोट्स बनाकर प्रतिलिपियों से दे सकते हैं। एक विशेष प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है। कमियों को प्रारंभ से ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन बालकों के शिक्षण के लिए आजकल कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जाने लगा है। प्रयोग प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया जाना लाभदायक होता है। पृथक कक्षाएं लगाई जाती हैं, पृथक विद्यालय होते हैं इनके लिए, और शैक्षिक और व्यावसायिक जो निर्देशन हैं श्रवण शक्ति बालकों को उनकी योग्यता, रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। इन्हें ऐसे व्यवसाय की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए जहां कम से कम शाब्दिक संप्रेषण हो। ये बालक शोधकर्ता, हिसाब किताब बड़ी रुचिपूर्वक करते हैं। श्रवण शक्ति युक्त बालक कलात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य, कुकिंग, बिजली के कार्य में अधिक निपुण होते हैं। आज इन बालकों को बोझ न समझते हुए सही निर्देशन, परामर्श, शिक्षा देनी चाहिए ताकि इन बालकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ऐसे बालक जो हैं उनका आज हमने देखा, विशिष्ट बालकों के बारे में आज हमने पढ़ा और सुना, जिसमें हमने 4 तरह के जो है बालक जो हैं उनका हमने जो है कैटेगरीज हमने पढ़ी और समझी, जो कि आपके कोर्स के हिसाब से थी। इनमें जो बालक थे वो थे शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से असक्षम बालक, दृष्टि अक्षम बालक और बहरापन यानी बधिर बालक। इन 4 तरह की कैटेगरीज का हमने विस्तार से हमने आज पढ़ाई करी। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।